उपन्यास गुनाहों का देवता भाग 52 आवाज विभा मिश्रा। इस उपन्यास का पिछला भाग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ गया है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। भैया सुकुल ते हमार कुल डुबोई दिहन, लेकिन जैसे वो हमरे बिटिया के मड़वा तर से उठाई लिहन, वैसे भगवान चाहे तो उन्हों का लड़की से समझी। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद खुद बड़बड़ाती हुई बुआ जी बोली, अब हमें का करे को हो, हम सब मोह माया त्याग दिया, लेकिन हमरे त्याग में कुछ समर्थ है तो सुकुल के बदला जरूर मिली है। कानपुर की गाड़ी आई तो चंदर खुद उन्हें बिठलाया। विचित्र थी बुआ जी, बेचारी कभी समझ ही नहीं पाई कि बिनती को उठाकर डॉक्टर साहब ने उपकार किया या अपकार। और मजा तो यह है कि एक ही वाक्य के पूर्वार्ध में माया मोह से विरक्त की घोषणा और उत्तरार्ध में दुर्वासा का सारा। हिंदुस्तान के सिवा ऐसे नमूने कहीं भी मिलने मुश्किल है। इतने में चंदर की गाड़ी ने सीटी दी, वह भागा। बुआ जी ने चंदर का ख्याल छोड़कर अपने बगल के मुसाफिर से लड़ना शुरू कर दिया। वह दिल्ली पहुंचा। 2-3 साल पहले भी वह दिल्ली आया था, लेकिन अब दिल्ली स्टेशन की चहल पहल ही दूसरी थी। गाड़ी घंटा भर लेट थी, 9 बज चुके थे। अगर मोटर न भी मिले तो इतनी मशहूर सड़क पर डॉक्टर साहब का बंगला था कि चंदर को विशेष दिक्कत न होती। लेकिन जो ही वह प्लेटफार्म से बाहर निकला तो उसने देखा कि जहां मरकरी की बड़ी सर्च लगी है, ठीक उसी के नीचे स्लेटी कलर की शानदार कार खड़ी थी, जिसके आगे पीछे क्राउन लगा था और सामने तिरंगा। आगे लाल वर्दी पहने एक खानसामा बैठा है और पीछे एक सिख ड्राइवर खड़ा है। चंदर का सूट चाहे जितना ही अच्छा हो, लेकिन इस शान के लायक तो नहीं ही था। फिर भी वह बड़े रोब से गया और ड्राइवर से बोला, यह किसकी मोटर है? सरकारी गड्डी है जी। सिख ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। क्या यह डॉक्टर शुक्ला ने भेजी है? जी हाँ हुजूर। एकदम उसका स्वर बदल गया। आप ही उनके लड़के हैं, चंद बहादुर साहब। उसने उतरकर सलाम किया, दरवाजा खोला, चंदर बैठ गया। कुली को एक अटैची के लिए 1 अठन्नी दी, मोटर उड़ चली। चंदर बहुत उदार विचारों का था, लेकिन आज तक वह डॉक्टर साहब की 19वीं सदी वाली पुरानी कार पर ही चढ़ा था। इस राजमुकुट और राष्ट्रीय ध्वज से सुशोभित मोटर पर खानसामे के साथ चढ़ने का उसका पहला ही मौका था। उसे लगा जैसे इस समय तिरंगे का गौरव और महान ब्रिटिश साम्राज्य के इस क्राउन का शासन दब उसके मन को उड़ाए लिए जा रहा है। चंदर तन कर बैठा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे स्वयं अपने मन पर हंसी आ गई। फिर वह सोचने लगा कि जिन लोगों के हाथ में आज शासन सत्ता है, मोटरों और खानसामों ने उसके हृदय को इस तरह बदल दिया है। वे भी तो बेचारे आदमी हैं, इतने दिनों से प्रभुता के प्यासे, बेकार हम लोग उन्हें गाली देते हैं। फिर चंदर उन लोगों का ख्याल करके हंस पड़ा। दिल्ली में इलाहाबाद की अपेक्षा कम गर्मी थी। कार एक बंगले के अंदर मुड़ी और पोर्टिको में रुक गई। बंगला नए सादे अमेरिकन ढंग से बना हुआ था। खानसामे ने उतरकर दरवाजा खोला। चंदर उतर पड़ा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। दरवाजा खुला और बिनती निकली। उसका मुंह सूखा हुआ था, बाल अस्त व्यस्त थे और आंखें जैसे रो रो कर सूज गई थी। चंदर का दिल धक से हो गया। राह भर के सुनहरे सपने टूट गए। क्या बात है बिनती, अच्छी तो हो? चंदर ने पूछा। आओ चंदर, बिनती ने कहा और अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और चंदर की बाह पकड़कर सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर घबरा गया। क्या बात है, बताओ ना, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर हैं। तब क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो? चंदर ने बिनती के सर पर हाथ रखकर पूछा। उसे लगा जैसे इस समस्त वातावरण पर किसी बड़े भयानक मृत्यु दूत के पंखों की काली छाया है। क्या बात है, बताती क्यों नहीं? बिनती बड़ी मुश्किल से बोली, दीदी, सुधा दीदी। चंदर को लगा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी। क्या हुआ सुधा को? बिनती कुछ नहीं बोली। उसे ऊपर ले गई और कमरे के पास जाकर बोली, उसी में है दीदी। कमरे के अंदर की रोशनी उदास, फीकी और बीमार थी। एक नर्स सफेद पोशाक पहने पलंग पर सिरहाने खड़ी थी और कुर्सी पर सिर झुकाए डॉक्टर साहब बैठे थे।
पलंग पर चादर ओढ़े सुधा पड़ी थी। नर्स सामने थी, अतः सुधा का चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। चंदर के भीतर पांव रखते ही नर्स ने आंख के इशारे से कहा, बाहर जाइए। चंदर ठिठक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा और वे भी उठकर चले आए। क्या हुआ सुधा को? चंदर ने बहुत व्याकुल, बहुत कातर स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले, चुपचाप चंदर के कंधे पर हाथ रखे हुए अपने कमरे में आए और बहुत भारी स्वर में बोले, हमारी बिटिया गई चंदर। और आंसू छलक आए। क्या हुआ उसे? चंदर ने फिर उतने ही दुख स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब क्षण भर पथराई आंखों से चंदर की ओर देखते रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, एबार्शन। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर व्याकुल की तरह चंदर का कंधा पकड़कर बोले, चंदर, किसी तरह बचा लो सुधा को। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। अब बचेगी नहीं, परसों से होश नहीं आया। जाओ कपड़े बदलो, खाना खा लो, रात भर जागरण करना होगा। लेकिन चंदर उठा नहीं, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा रहा। सहसा नर्स आकर बोली, ब्लीडिंग फिर शुरू हो गई और नाड़ी डूब रही है, डॉक्टर को बुलाइए फौरन। और लौट गई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए, उनकी आंखों में बड़ी निराशा थी। बड़ी उदासी से बोले, जा रहा हूं चंदर, अभी आता हूं। चंदर ने देखा कार बड़ी तेजी से जा रही है। बिनती आकर बोली, खाना खा लो चंदर। चंदर ने सुना ही नहीं। यह क्या हुआ बिनती? उसने घबराई आवाज में पूछा। कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन सुबह जीजा जी गए, दोपहर में पापा ऑफिस गए थे, मैं सो रही थी। सहसा जीजी चीखी, मैं जागी तो देखा दीदी भी होश पड़ी हैं। मैंने जल्दी से फोन किया, पापा आए, डॉक्टर आए। उसके बाद पापा और नर्स के अलावा किसी को नहीं जाने देते दीदी के पास, मुझे भी नहीं। और बिनती रो पड़ी। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा कुर्सी पर बैठा रहा, खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब वापस आए। उनके साथ 3 डॉक्टर थे और एक नर्स। डॉक्टर ने करीब 10 मिनट देखा, फिर अलग कमरे में जाकर सलाह करने लगे। जब लौटे तो डॉक्टर साहब ने बहुत विह्वल होकर कहा, क्या उम्मीद है? घबराइए मत, घबराइए मत। अब तो जब तक सब अंदरूनी साफ नहीं हो जाता तब तक ब्लड आएगा। कब्ज के लिए और होश के लिए एक इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर साहब चले गए। पापा वहीं आकर बैठ गए। बिनती और चंदर चुपचाप बैठे रहे। करीब 5 मिनट के बाद सुधा ने बड़े भयंकर स्वर में कराहना शुरू किया। उन कराहों में जैसे उनका दिल उल्टा जाता हो। डॉक्टर साहब उठकर यहाँ चले आए और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए। बगल के कमरे से सुधा की दर्दनाक कराहें उठती थी और सन्नाटे में छटपटाने लगती थी। अगर आपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नोचे जाते हुए देखा हो, तभी आप उसका अनुमान कर सकते हैं, उस भयानकता का जो उन कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराहें बंद हो गई। फिर सहसा इस बुरी तरह से सुधा चीखी जैसे गाय डकार रही हो। पापा उठकर भागे। वह भयंकर चीख उठी और सन्नाटे में मरड़ाने लगी। बिनती रो रही थी। चंदर का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तर हो गया था वह। पापा लौट कर आए। हम लोग देख सकते हैं? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, नर्स अभी कपड़े बदल दें तो चलेंगे। थोड़ी देर में तीनों गए और जाकर खड़े हो गए। अब चंदर ने सुधा को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे जाड़े के दिनों में थोड़ी देर पानी में रहने के बाद उंगलियों की रंगहीन श्वेत हो जाता है। गालों की हड्डियां निकल आई थी और होठ काले पड़ गए थे। पलकों के चारों ओर कालापन गहरा गया था और आंखें जैसे बाहर निकली पड़ती थी। खून इतना अधिक गया था कि लगता था कि बदन पर चमड़े की एक हल्की झिल्ली मरती गई हो। यहाँ तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव तक स्पष्ट दिख रहे थे। चंदर ने डरते डरते माथे पर हाथ रखा। सुधा के होठों में कुछ हरकत हुई। उसने मुंह खोल दिया और आंखें बंद किए हुए ही उसने करवट बदली। फिर कराही और सिर से पैर तक उसका बदन कांप उठा। नर्स ने नाड़ी देखी और कहा, अब ठीक है।
कमजोरी बहुत है। थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पोंछते पोंछते 1 बज गया। बिनती बोली डॉक्टर साहब से, मामा जी अब आप सो जाइए, चंदर देख लेंगे आज, नर्स हैं ही। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो रही थी। सबके कहने पर वह अपने सीट पर लेट गए। नर्स बोली, अब मैं आराम कुर्सी पर थोड़ा बैठ लूं, कोई जरूरत हो तो बुला लेना। गुनाहों का देवता यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।